संबंधित राज्य की विधानसभा की अगर वो सिफारिश करते हैं कि राज्यसभा का ये विधान परिषद का उन्मूलन किया जाए या विधानसभा या विधान परिषद स्थापित किया जाए, तो संसद ऐसा कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। संविधान में, भारत में संविधान सर्वोच्च है या संसद? यहां अंतर नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है। भारत में संविधान सर्वोच्च है या संसद? तो भारत में संविधान सर्वोच्च। क्यों? क्यों सर्वोच्च है? संविधान ही सारी शक्तियों का स्रोत है। सारी शक्तियों का स्रोत है। दूसरा, संविधान को संशोधन करने की शक्ति भी संविधान को संशोधन करने की शक्ति भी करने की शक्ति भी संशोधन करने की शक्ति भी संविधान ही देता है। और जो प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में क्या क्या संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। तो इसलिए संविधान सर्वोच्च हो जाता है, संसद नहीं। हालांकि संसद में संशोधन करने, हालांकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन यह संशोधन का अधिकार भी संविधान ने ही दिया है और एक निश्चित प्रक्रिया बताई गई। उस निश्चित प्रक्रिया के जरिए ही संविधान का संशोधन किया जा सकता है, इसलिए सर्वोच्च संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, इसमें मुख्य अंतर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक तथा कार्यकारी प्रमुख होता है। जबकि और राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं। प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं, यानी वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत एक संसदीय शासन प्रणाली है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति
अपने अधीनस्थ की सहायता एवं सलाह से कार्य करेंगे। और इस अधीनस्थ का यानी मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हो जाती है। यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। दूसरी तरफ अध्यक्षीय शासन प्रणाली अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखें तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों होता है। यानी राष्ट्रपति किसी के सहयोग से शासन नहीं करता, वो स्वयं शासन करता है। उसको सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के सदस्य सिर्फ उसे सलाह दे सकते हैं, निर्णय अंततः राष्ट्रपति को लेना हो। इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी के माध्यम से शासन नहीं करते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी के माध्यम से शासन करते हैं। यह बेसिक डिफरेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी जो रूलर है, जो शासक है, सत्ता किसके पास होगी, पावर किसके पास होगा, सारे पावर को अवेल कौन करेगा। हमारे यहाँ जो कि संसदीय शासन प्रणाली है, पावर राष्ट्रपति के पास है लेकिन अवेल करते हैं प्रधानमंत्री। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, पावर भी राष्ट्रपति के पास है और अवेल भी करते हैं राष्ट्रपति। ये बेसिक डिफरेंस है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस है वो यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? आप सबको पता होगा, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ये कोई भी किसी भी सदन में आ सकता है, ये प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। इसके अतिरिक्त सदन में यह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव लाए जाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। और जब दोनों सदनों से ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब ये जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है, एक जटिल प्रक्रिया है। यानी महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं अनुसूची का
संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। यह आपको पता है? ये 52वें संविधान संशोधन के जरिए 1985 में संशोधन के जरिए 1985 में यह लागू हुआ। बेसिकली आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद जो दल बदलने की जो प्रक्रिया रही है, दल बदलने की जो एक भारतीय राजनीति में एक परंपरा दिखती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए यह संशोधन किया गया और उसी संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले यह व्यवस्था की गई कि अगर 1/3 सदस्य अलग होने का निर्णय लेते हैं तो यह दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर वो इससे कम उनकी संख्या है, अगर वो दल बदल लेते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बाद में इसे संशोधन किया गया। अब और ऐसी व्यवस्था की गई कि 2/3 अगर सदस्य अलग होते हैं तब उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बेसिकली ये दल बदल कानून को रोकने, दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया, यह संशोधन किया गया और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सिजन। ऑक्सिजन ये है, गलत लिखा गया है। ऑक्सिजन क्या है? ये एक पादप हार्मोन है जो बेसिकली बिना निषेचन के बीज रहित फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा ये जड़ों के संवर्धन के लिए भी कार्य करता है। कोशिका विभाजन के लिए भी ये कोशिका विभाजन में भी कार्य करता है। तो ये एक प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जो कई प्रकार की पौधों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों के टिमटिमाने की वजह क्या है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ये तारों के टिमटिमाने की मुख्य वजह है, तारों के टिमटिमाने की। जब तारों की जब तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो उन प्रकाशों में रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, और तारों की आभासी दूरी, तारों की जो आभासी दूरी होती है वो वास्तविक दूरी से अधिक होती है। वास्तविक दूरी से अधिक होती है, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह एक दृष्टि भ्रम है, जैसे तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन जब तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन होता है, और इस अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों की आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक महसूस होती है। यह बिल्कुल एक दृष्टि भ्रम है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संवर्धित यूरेनियम क्या है? संवर्धित यानी व्हाट इज कल्चरल यूरेनियम, यानी ये संवर्धित यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम क्या है? यानी एनरिच्ड यूरेनियम। देखिए यूरेनियम (238) ये एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, इसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता है। 0.7% यूरेनियम 92.235 होता है। 38 की तुलना में 35 ज्यादा इनस्टेबल होता है, और पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको यूजफुल बनाने के लिए जैसे जैसे 235 की मात्रा बढ़ाई जाएगी, अगर इसमें 235 यूरेनियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो इनरिच्ड हम यूरेनियम कहते हैं।
यानी अगर 235 जिसका एटॉमिक मास ये ज्यादा इनस्टेबल होता है 238 की तुलना। तो अगर इसमें जितना ज्यादा हम अगर इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसका पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, एटॉमिक पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। अब इस पर क्या किया जाता है कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है। जब इस पर बम्बार्डिंग की जाती है तो एक रिएक्शन शुरू होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि Br प्लस Kr प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी क्रिएट होती है। सॉरी, Ba क्रिप्टॉन बेरियम प्लस न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन का इसमें उत्पादन होता है और ये न्यूट्रॉन अगले चेन यानी नेक्स्ट चेन को क्रिएट कर देता है। इस तरह ये श्रृंखला चलती रहती है जिससे कि बिजली उत्पादन किया जाता है। तो एनरिच्ड यूरेनियम क्या है कि जब 235 की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो उस प्रक्रिया को हम एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रजनन कार्यक्रम यानी कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है? एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए कि बंदी प्रजनन कार्यक्रम यानी कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है? दरअसल यह निश्चित तौर पे कि जीवों की संख्या को बढ़ाने का ये तरीका है। जीवों की तरीका का यानी ये बंदी प्रजनन कार्यक्रम। देखिए, अगर किसी भी जीव को अगर प्राकृतिक वातावरण अगर उपलब्ध कराया जाए, प्राकृतिक वातावरण दिया जाए जिस जो उनके रहने के अनुकूल हो या जिस प्राकृतिक वातावरण में वो रहते हैं, अगर उसी तरीके के वातावरण अगर उन्हें प्रदान किया जाए तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा करने के बावजूद अगर नहीं हो तब कैप्टिव रिप्रोडक्शन कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाता है और यह किया गया घड़ियाल के लिए यानी क्रोकोडाइल के लिए। और कहां किया गया? ओडिशा और चेन्नई, यानी आप तमिलनाडु, ये दो जगह ये शुरू किया गया। 1972 यानी जो बंदी प्रजनन कार्यक्रम है 1972 में। और ये क्यों किया गया? जब जीवों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के बावजूद जब उनके संख्या में वृद्धि नहीं हुई तब एक क्लोज्ड रेंज में, क्लोज्ड रीजन में उनको ब्रीडिंग के लिए वो सुविधाएं दी गई ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए एक क्वेश्चन इसमें मिस किया, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि लॉरेंस कर्व क्या हो। दरअसल लॉरेंस कर्व लॉरेंज वर्क वक्र बेसिकली ये आय की असमानता को दर्शाता है, असमानता को दर्शाता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, तो अगर कर्व यानी ये इसका बेसिक लाइन है, ये इसका बेसिक लाइन है, ये दोनों लाइनें इस बेसिक लाइन से जितनी दूर होंगी, जितनी दूर होंगी असमानता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। ये लाइन बेसिक लाइन के जितनी करीब होगी असमानता उतनी ही कम होगी। और जैसे जैसे अगर ये लाइन यहां आ जाए, फिर ये लाइन यहां आ जाए, तो जैसे जैसे अगर ये लाइन, अगर ये मान लें कि ये लाइन ये आ जाए तो घोर असमानता है, और ये निकालने के लिए गिनी गुणांक मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इसी को कहते हैं लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र। अब अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। हाँ, भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौतियां? तो भारतीय लोकतंत्र के सामने गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, क्षेत्रीयता, जातिवाद, भाषावाद, उग्रवाद, आतंकवाद, संप्रदायवाद, ये सब चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र के सामने हैं, और हमारा लोकतंत्र इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, क्षेत्रीयता है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद है, उग्रवाद है। कुछ तो हमें विरासत में मिली और कुछ प्रशासनिक विफलताओं के कारण ये उत्पन्न हुई, और कुछ प्रायोजित भी है, जैसे आतंकवाद। ये भारतीय लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है, लेकिन ये प्रायोजित भी है। उग्रवाद हमारी आंतरिक अव्यवस्था का परिणाम है। जातिवाद तो हमारे सामाजिक विभाजन का आधार है। तो कुछ हमें विरासत में मिली, तो कुछ प्रशासनिक विफलता के कारण, और कुछ अंतरराष्ट्रीय साजिशों के कारण कुछ चुनौतियां हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। लेकिन हम इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जय संहिता महाभारत का रूप धारण कैसे किया? जय संहिता यानी महाभारत का क्रमिक विकास है। महाभारत आज जिस रूप में, जिसका संकलन गुप्त काल में किया गया था, ये इसी रूप में नहीं था। किस रूप में था? तो सबसे पहले जय संहिता, इसमें कितने श्लोक थे? 8800। इसके बाद ये भारत बना, जिसमें
24,000 श्लोक हुए। और तीसरा महाभारत बना, जिसमें 1,00,000 श्लोक हुए। यानी जय संहिता ही विकसित होकर महाभारत बना। जब ये 8800 था तो जय संहिता कहलाया, जब 24,000 हुआ तो भारत कहलाया, और जब 1,00,000 हुआ तो महाभारत कहना। आज मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि आगे का क्लास नहीं होगा। अब क्लास कल होगा, जो भी क्लासेस हैं अब वो कल होंगे। अगर कुछ पूछना है तो